मेरे प्रिय छात्र छात्रा, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 1 के बारे में हम आपको अध्ययन करवाएंगे। आप देखिए, हम सामाजिक विज्ञान विषय में कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान में हम आपको सबसे पहले अंक और आपका सिलेबस दिखा रहे हैं कि अंक विभाजन दिया हुआ है इस तालिका में, और आपका समस्त सिलेबस आप देख सकते हो। तो आज हम मानव एवं पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये 6 कालखंडों का है। इसी प्रकार से आपको सारे पाठों का विवरण आपको दिख रहा है इस तालिका में। उसके बाद में सारे सब्जेक्ट जितना भी आपका सिलेबस है वो सिलेबस आपको नज़र आ रहा होगा। ये सिलेबस है सारा आपका, 18 पाठ है इसमें। अब हम आज अध्ययन करने वाले हैं अध्याय 1 मानव एवं पर्यावरण। अध्याय 1 मानव एवं पर्यावरण। पर्यावरण की भारतीय अवधारणा क्या है? पर्यावरण शब्द से आप लोग परिचित होंगे। पर्यावरण मतलब हमारे चारों ओर का जो आवरण। तो हमारे चारों ओर के आवरण में हमें सभी चीज़ें आ जाती है। वायु है, जल है, मृदा है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी हमारे चारों ओर के आवरण के अंतर्गत आते हैं। प्राचीन काल से ही साहित्य में मानव और प्रकृति के पारस्परिक संबंधों की विस्तार से विवेचना की गई है। वेदों में प्रकृति को माता के रूप में माना है। वेद हम जानते हैं, वेदों में प्रकृति को क्या कहा गया है? माता के रूप में माना गया है। स्वस्थ पर्यावरण की चाह में मानव की पर्यावरण के साथ आत्मीय जीवन शैली रही है। पर्यावरण के प्रति मानव की कृतज्ञता, संवेदनशीलता, सम्मान और आत्मीयता, सुरक्षा आदि में अभिव्यक्ति होती है। पर्यावरण और मानव एक दूसरे के सर्जक, पोषक और रक्षक हैं। पर्यावरण और मानव क्या है? एक दूसरे के सर्जक, रक्षक और पोषक हैं। वेद और पुराण साक्षी हैं कि हमने हमेशा प्रकृति और उनके साधनों की पूजा की है। गंगा, यमुना, सरस्वती आदि जल स्रोतों की अर्चना की है। बड़, पीपल, नीम, तुलसी जैसे पेड़ों की हम पूजा करते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी को नमन करते हैं। प्रकृति ने हमारा बच्चों की तरह पालन पोषण किया है। प्रकृति को वस्तुतः जीवन का पर्याय माना जाता है तथा धूप की आहुति की सुगंध से पर्यावरण सुरक्षित होता है। उपनिषद में पृथ्वी को परमात्मा का शरीर और स्वर्ग को मस्तिष्क कहा गया है। सूर्य, चंद्रमा को आँखें और आकाश को मन कहा गया। अतः पौधों व पेड़ों का काटना, जल स्रोतों को प्रदूषित करना और निषेध माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता रही है कि अग्नि, जल और वायु पृथ्वी को अर्घ देने। तो हिंदू धर्म में क्या माना जाता है कि अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी को अर्घ देने तथा यज्ञों के माध्यम से आहुति देने से इंद्रदेव प्रसन्न होकर के वर्षा करते हैं। इससे प्रकृति विकसित तथा प्रसन्न होकर मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती है। ईसाई धर्म ने जो प्रकृति को देवी का स्वरूप समझा है, प्रकृति की गोद में बैठ करके वर्ड्सवर्थ, कीट और शैली विश्व के महान कवि बने। इस्लाम धर्म की आयतों में जीव हत्या निषेध माना गया है और पेड़ पौधों की रक्षा करने की हिदायत दी गई है। और हजरत अबू बकर ने कहा है कि फल देने वाले वृक्ष और फसलों और जानवरों को तबाह मत करो। मोहम्मद साहब स्वयं अपने शिष्यों को खजूर के पेड़ के पास बैठ कर के शिक्षा देते थे। अकबर बादशाह हवन यज्ञ, वेद, सूर्य प्रणाम और तुलसी और पीपल की पूजा में विश्वास रखते थे। बौद्ध धर्म के उन्नायक व प्रवर्तक भगवान बुद्ध को वट वृक्ष के नीचे ही बोधितत्व की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म में साधु साध्वियों के लिए प्राकृतिक पर्यावरण में विहार करना परम आवश्यक है। जैन धर्म में किसी भी प्रकार के जीव हत्या का निषेध है। इस तरह सभी धर्म में प्रकृति के संवर्धन और संरक्षण का प्रावधान है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि पर्यावरण से क्या तात्पर्य है। पर्यावरण तो प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो पर्यावरण से क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न क्रमांक पहला है और इसका आपको आंसर अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करना है। पर्यावरण व्यापक अर्थ वाला शब्द है। पर्यावरण से तात्पर्य उन सभी परिस्थितियों से जो किसी प्राणी के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर का घेरा, अर्थात जिससे हम घेरे हुए हैं।
जिस चारों ओर के घेरे से हम घिरे हुए हैं, यही क्या है, पर्यावरण है। ये प्रभावित होते हैं जैसे वायु, जल, पेड़ पौधे, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, आँखें, तारे और आकाश, ये सब क्या है, पर्यावरण के अंग हैं। मानव द्वारा निर्मित गांव, शहर, बांध, सड़क आदि भी पर्यावरण के ही अंग हैं। पर्यावरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक जिस प्रकृति ने बनाया है, तो जिसे प्रकृति ने बनाया है वो कौन सा पर्यावरण कहलाता है, तो प्राकृतिक पर्यावरण। और एक होता है सांस्कृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो पर्वत, मैदान, पठार, पेड़ पौधे, नदी, नाले। और दूसरे शब्द में जिसे मानव ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए तैयार किया है, जैसे गांव है, नगर, मकान, सड़क, रेल, बांध इत्यादि, ये कहलाते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण। तो एक परिभाषा पूछा जाता है, प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि सांस्कृतिक पर्यावरण किसे कहेंगे, तो आप इसे लिखेंगे कि मानव ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि गांव है, नगर है, मकान है, सड़क, ये ही सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाते हैं। तो ये आपका सांस्कृतिक पर्यावरण का आंसर होगा। जब भी यह भी दो प्रकार का होता है। एक तो भौतिक रूप में दिखाई देता है, जैसे भौतिक रूप में मकान, सड़क, बांध और खेत खलियान, और दूसरा जो व्यवहारिक रूप में होता है। तो जो सांस्कृतिक पर्यावरण है वो दो प्रकार के होते हैं, जो हमें एक दिखाई देते हैं और जो एक दिखाई नहीं देते। तो दिखाई नहीं देते में धार्मिक रीति रिवाज, खान पान और त्यौहार, ये हो गए सांस्कृतिक पर्यावरण के दो प्रकार। तो आपको इतने में एक पर्यावरण की परिभाषा लिखना है, फिर पर्यावरण के बाद में प्राकृतिक पर्यावरण की, और दूसरे नंबर में सांस्कृतिक पर्यावरण की परिभाषा लिखना है। अब आपको पर्यावरण के तत्व के बारे में दिखाते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व देखिए, स्थिति, संरचना, धरातल, जलवायु, अपवाह तंत्र, वनस्पति, मिट्टियाँ, जल और जीव जंतु और खनिज पदार्थ। और सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्व हैं भोजन, वस्त्र, आवास, व्यवसाय, धार्मिक रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज, परिवहन, राजनीतिक और तकनीकी ज्ञान और कला कौशल। ये हो गए आपके सांस्कृतिक पर्यावरण, जो कि आपको तालिका से समझ में आ रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए प्राकृतिक और भौतिक पर्यावरण क्या है, तो जिसमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त सभी प्राकृतिक तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। यथा स्थिति मतलब जो प्रकृति से हमें प्रदान की गई, प्रकृति द्वारा प्रदत्त मतलब जो हमें प्रकृति से मिली है। तो प्रकृति से हमें क्या मिली है, तो हम अपने आसपास ही देखें, चारों ओर के वातावरण में देखें कि हमें मृदा मिली है, वायु मिली है, जीव जंतु मिले हैं, खनिज पदार्थ मिले हैं, जलाशय मिले हैं, महासागर मिले हैं। ये काय के अंतर्गत आते हैं, तो ये हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुए हैं। मानव का अस्तित्व इन्हीं तत्वों पर निर्भर करता है। सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण, मानव तथा प्राकृतिक पर्यावरण के आपसी संबंधों के द्वारा सांस्कृतिक सामाजिक पर्यावरण विकसित होता है। इसमें मानव द्वारा निर्मित और विकसित, संचालित और आर्थिक और सामाजिक गतिविधियाँ, जैसे कि कृषि, उद्योग, मानव रीति रिवाज, शहर, सड़कें, रेल मार्ग, वायु सेवाएं और सिंचाई के साधन, ये विविध प्रकार के जो साधन हैं ये सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों का समूह है। पर्यावरण के तत्व अपार शक्ति के भंडार है। पर्यावरण का प्रभाव दृश्य अदृश्य दोनों प्रकार का होता है। पर्यावरण परिवर्तनशील है। पर्यावरण में क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। पर्यावरण में पार्थिव एकता होती है। पर्यावरण की कार्य प्रणाली का भी नियमन होता है। और भौतिक पर्यावरण प्राकृतिक आवास है। इस प्रकार से देखिए, और प्रणाली में विज्ञान और तकनीकी सम्मिलित है। मानव प्राकृतिक वातावरण को संशोधित और परिवर्तनशील करता है। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण के संसाधन। तो प्रकृति ने मानव को अनेक उपहार दिए हैं। खनिज दिया है, मिट्टी, नदियाँ और जीव जंतु और भी आवश्यकता की चीज़ें दी है। मूल्य की अभिव्यक्ति और आर्थिक कानूनों और नैतिक और सौंदर्य शास्त्र के संबंध में की जाती है। कोई भी भौतिक वस्तु या पदार्थ जब मानव के लिए उपयोगी या मूल्यवान होती है, वही संसाधन कहलाता है। तो संसाधन किसे कहेंगे? संसाधन की परिभाषा में लिखना है, कोई भी वस्तु या पदार्थ जो मानव की आवश्यकता के लिए उपयोगी है, वही संसाधन कहलाते हैं। आप संसाधन की परिभाषा लिख लीजिए इसमें से। फिर सामान्यतः संसाधन
तीन प्रकार के होते हैं। सामान्यतः संसाधन तीन प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। अब सबसे पहले हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक संसाधन ऐसा है कि जो समाप्त हो जाएंगे और कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कि समाप्त नहीं होंगे। तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन जैसे कि हवा, कृषि, जल, वन, और अनवीकरणीय संसाधन ऐसे हैं जिनका अचक्रीकरण, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, खनिज। तो ये जो संसाधन है यदि एक बार समाप्त हो गए तो पुनः इनका हम निर्माण नहीं कर पाएंगे। और हवा, कृषि, जल, वन ये संसाधन समाप्त होने वाले में से नहीं है। इनको हम सुरक्षित रख सकते हैं। इसी प्रकार से ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति ने प्रदान किए हैं, जिनके निर्माण में मनुष्य की भूमिका नगण्य है, प्राकृतिक पर्यावरण संसाधन कहलाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा आपको लिखना है इसी के आधार पर कि ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए हैं, जिसमें मनुष्य की भूमिका कैसी है, नगण्य है, ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब देखिए, नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिन्हें मनुष्य के बाद पुनः उत्पादित किया जा सकता है, तो पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे वन है, चारागाह है, कृषि है। कृषि में एक फसल, दो फसल, कई फसल लगाई जा सकती है। चारागाह, जहाँ पर हम चारा लगाते हैं वहाँ पर हम उसको एक बार लगाने के बाद में अनेकों बार चारा लगाया जा सकता है। वनों की कटाई होने के बाद उसमें वन लगाए जा सकते। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग होने के बाद में पुनः उसे उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कि पेट्रोल जब खदान समाप्त हो जाएगी तो पुनः उसको पेट्रोल नहीं बनाया जा सकता, कोयले की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से हमने पर्यावरण और पर्यावरण में संसाधनों के बारे में हमने और सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ा। फिर आता है मानव संसाधन। मानव संसाधन से तात्पर्य मानव की संख्या एवं योग्यता से शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव की मानसिक और शारीरिक क्षमता को बढ़ाते मानव स्वयं एक प्रमुख संसाधन है जो प्राकृतिक तत्वों का ज्ञान और श्रम और तकनीकी के आधार पर संसाधन के रूप में प्रयुक्त होता है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या के रूप में निर्मित होता है। तो मानव संसाधन जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया होता है। इस प्रकार हमने इस